नमस्कार दोस्तों। आज अपन मार्क्सवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, मार्क्सवाद जो है वो या तो राजनीति विज्ञान में है या फिर साहित्य में है। तो अपन साहित्य में जो मार्क्सवाद है उससे संबंधित अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में स्पेशली नया ऐड किया गया है। तो देखिए, मार्क्सवाद जो है वो कार्ल मार्क्स के नाम पर पड़ा है। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 से 1883 ईस्वी तक इनकी समयावधि थी। ठीक है। अब देखिए, मार्क्सवाद है क्या चीज़। मार्क्सवाद देखिए, मैंने जब आपको प्रगतिवाद पढ़ाया था उसमें भी मैंने यही कहा था कि प्रगतिवाद का अगर कोई आदि प्रवर्तक पूछा जाए परीक्षा में तो ध्यान रखना कार्ल मार्क्स ही होगा। कहीं पर नागार्जुन मत कर देना। नागार्जुन प्रगतिवाद के सलाहकार पुरुष के। ये जो प्रगतिवाद है वो मार्क्सवाद से ही उदय हुआ है। ठीक है। तो देखो, मार्क्सवाद ये उन आर्थिक राजनीतिक सिद्धांतों का समुच्चय है। मार्क्सवाद आर्थिक और राजनीतिक समुच्चयों का क्या है? सिद्धांत है, समूह है। आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों का समूह है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स और लेनिन, इन तीन विद्वानों ने समाजवाद के वैज्ञानिक आधार की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया था। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स और लेनिन ने समाजवाद के वैज्ञानिक आधार की पुष्टि के लिए इन्हें प्रस्तुत किया था, यानी इस सिद्धांत को रखा था मार्क्सवाद को। मार्क्सवाद के उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व के द्वारा वर्गहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी यानी समान विचारधारा है। इस बात को समझना पड़ेगा अपन को। देखिए, क्या है मार्क्सवाद जो है वो जो उत्पादन की जितने भी साधन हैं उन पर सामाजिक स्वामित्व होना चाहिए, यानी पूरे समाज का बराबर अधिकार होना चाहिए। वर्गहीन यानी शोषित जो वर्ग है, कमजोर जो वर्ग है समाज का, उसकी स्थापना के संकल्प की यानी उसकी स्थापना की समानता की बातें कही गई है। वही विचारधारा है, उसे ही क्या कहा गया? मार्क्सवाद कहा गया। तो देखो, समाज में दो वर्ग होते हैं, एक होता है शोषक वर्ग, एक होता है शोषित वर्ग। यानी एक होता है मालिक और दूसरा होता है मजदूर। तो मार्क्सवाद ये कहता है कि मजदूर वर्ग जो है वो मेहनत कर रहा है, उसका उस उत्पादन के वस्तुओं पर स्वामित्व उसका होना चाहिए। समाज में समानता की स्थापना होनी चाहिए, सब समान रूप से होनी चाहिए, सबका अधिकार बराबर होना चाहिए, ये बात है। तो इसके प्रवर्तक हैं, देखो, कार्ल मार्क्स का पूरा नाम है कार्ल हेनरिक मार्क्स। ये हेनरिक बीच में से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। कार्ल मार्क्स ही प्रसिद्ध हो गया। इनका जन्म देखिए 5 मई 1818 ईस्वी में और मृत्यु है जो 14 मार्च 1883 में। इनका जन्म प्रेसा में हुआ था। ये प्रेसा कहाँ पर था? जर्मनी में था, ध्यान रखिएगा। और इनकी जो मृत्यु है वो लंदन में हुई है। जन्म इनका जर्मनी के प्रेसा में और मृत्यु है वो लंदन में हुई है। अब इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें देखिए, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल, बहुत बार पूछी जाती है। दास कैपिटल जो पुस्तक है मित्रों, वो 1867 में लिखी गई थी। इस पुस्तक के 3 भाग हैं। प्रथम भाग जो है, पहला भाग, वो तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है, जबकि बाकी के जो 2 भाग हैं वो एंगल्स के द्वारा लिखे गए हैं। पहला भाग ये कार्ल मार्क्स ने लिखा था, जबकि दूसरा और तीसरा जो भाग है वो एंगल्स के द्वारा लिखा गया था। कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र, बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी, कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र, इसको भी एंगल्स ने पूरा किया था। ये 1848 में लिखी गई है। ये जो रचना है कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र, इस रचना को बाइबल और कुरान की भांति पवित्र माना जाता है। पूछा जा सकता है प्रश्न कि कार्ल मार्क्स की कौन सी रचना है जो बाइबल और कुरान की भांति पवित्र मानी जाती है? तो कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र है, वो बाइबल और कुरान की भांति पवित्र मानी जाती है। इन दोनों रचनाओं को पूरा एंजल्स के द्वारा ही किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। जर्मन विचारधारा 1832 में, और एक और पुस्तक है जो 1848 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि, ये रचना है। ये वैसे तो इन्होंने 10-12 पुस्तकें लिखी थी, परंतु महत्वपूर्ण जो मुख्य रचनाएं हैं वो 4 ही हैं। अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। सीधा सीधा पूछते हैं दास कैपिटल किसकी है? तो कार्ल मार्क्स की है। कार्ल मार्क्स की कौन सी रचना है जो कि बाइबल और कुरान की भांति पवित्र है? तो कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र है। और जर्मन विचारधारा और 1848 की आर्थिक
और दार्शनिक पांडुलिपि। ये कार्ल मार्क्स का छोटा सा परिचय है। अब देखो, मार्क्सवाद को विकसित करने वाले थे फ्रेडरिक एंगल्स। कौन थे? फ्रेडरिक एंगल्स। 1820 में जन्म हुआ और 1895 में इनका देहावसान। ये कार्ल मार्क्स के समकालीन ही थे, क्योंकि कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था, जबकि इनका 1820 में, और उनकी 1883 में मृत्यु हुई तो इनके 1895 में। इन्होंने मार्क्सवाद को आगे बढ़ाया था, विकसित किया था। कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र वही है। दूसरी इनकी द होली फैमिली, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अक्सर ये रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है। अन्य विचारक जो हैं मार्क्सवाद के, लेनिन, गोर्की की एक प्रसिद्ध रचना है द मदर। सिर्फ हिंदी में बोलें तो माँ के रूप में भी आप उच्चारण कर सकते हो, द मदर। और प्लेखानेव, कोडवेल, फोक्स व जॉर्ज लुकाच आदि विद्वान जो थे, उन्होंने मार्क्सवाद को क्या किया है? आगे बढ़ाया है। अब देखो, कार्ल मार्क्स की कला व साहित्य की विचारधारा की पुस्तक, ये महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स की कला और साहित्य की विचारधारा की पुस्तक है लिटरेचर एंड आर्ट। ये पूछी जा सकती है, लिटरेचर एंड आर्ट किसकी पुस्तक है? तो कार्ल मार्क्स की है। और ये किससे संबंधित है? कला और साहित्य से संबंधित है। आप नोट कर लीजिएगा इनको। अब मार्क्सवाद के चिंतन के रूप, वैसे तो कार्ल मार्क्स ने मित्रों अनेक सिद्धांत दिए हैं, परंतु मुख्यतः 4 हैं: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत मुख्य माने जाते हैं। वैसे तो 8-10 सिद्धांत दिए थे कार्ल मार्क्स ने, लेकिन ये 4 ही क्या माने जाते हैं? मुख्य माने जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, अपन इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो सिद्धांत है, वो मूल रूप से कार्ल मार्क्स का नहीं है। कार्ल मार्क्स ने इसका क्या किया था? ये द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद, ये जो दोनों ही सिद्धांत हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं। ये जो द्वंद्वात्मक जो सिद्धांत है, वो तो दिया गया था दोस्तों हेगल्स के द्वारा, और भौतिकवाद जो सिद्धांत है वो फॉयरबाख के द्वारा दिया गया था। उन दोनों विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। एक ने द्वंद्वात्मक दिया, द्वंद्व का मतलब संघर्ष, और भौतिकवाद जो वस्तुएं हैं उनको, वो सिद्धांत है वो फॉयरबाख ने दिया। इन दोनों सिद्धांतों को खारिज करते हुए कार्ल मार्क्स ने एक नया सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद नाम से विकसित किया था। ये सिद्धांत रखा। अब देखो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद होता क्या है? मार्क्स के लिए वास्तविकता विचार मात्र नहीं, भौतिक सत्य है। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि मेरे लिए जो वास्तविकता है वो विचार मात्र नहीं है, बल्कि भौतिक सत्य है। मतलब क्या हुआ इसका? कि अपन बड़े बड़े वादे करते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, वो एकमात्र विचार है। परंतु कार्ल मार्क्स का कहना है कि मेरे लिए वास्तविकता जो है वो विचार नहीं है कि आपने बोल दिया कि अपना जो राज्य है वो सही चल रहा है, ये बात सही नहीं है, बल्कि राज्य की जो जनता है वो कितनी परेशान हो रही है, वो ही मेरे लिए सत्य है। यानी भौतिक जो दिख रहा है मुझे, मैं जिसको देख रहा हूँ समाज की किस स्थिति में जी रहा है, वही मेरे लिए सत्य है। न कि वादे पड़ोसी की जो बातें करते हो आप, विचार जो रखते हो आप, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। विचार स्वयं एक पदार्थ का विकसित रूप है, यानी एक पदार्थ को देख करके विचार पैदा होता है। उनका भौतिकवाद विकासवान है, उनका जो भौतिकवाद है वो विकसित रूप है उसका, परंतु ये विकास द्वंद्वात्मक प्रकार का होता है। यानी जो विकास हुआ वो एक संघर्ष के कारण पैदा हुआ है। मार्क्स ने हेगल के द्वंद्वात्मक, जो हेगल है विद्वान, उनके द्वंद्वात्मक और फॉयरबाख के भौतिकवाद को सिद्धांत को खारिज करते हुए एक नया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया है। कहना इसमें यही चाहते हैं कार्ल मार्क्स कि आप सिर्फ विचार मात्र से कुछ नहीं होना है, जो कुछ भी करना है वो धरातल पे करना है। जो कुछ भी मुझे दिख रहा है मैं उसको महसूस कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ कि समाज की स्थिति क्या चल रही है। यह है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब ऐतिहासिक मतलब इतिहास से संबंधित है। ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत इतिहास एवं सामाजिक परिवर्तन, यानी इतिहास में क्या हुआ और समाज में परिवर्तन का एक सिद्धांत है कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए। जो इतिहास, संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन की समक्ष व्याख्या प्रस्तुत करता है। जो इतिहास कैसा था पहले, संस्कृति कैसी थी और समाज में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, उन सभी की एक साथ व्याख्या प्रस्तुत करके आदर्शवाद के विपरीत भौतिक मूल्यों पर आधारित उत्पादन प्रणाली, यानी भौतिक मूल्य जो वस्तुएं उत्पादित हो रहे हैं, जो पैदा की जा रही हैं, उनकी उत्पादन प्रणाली के आधार पर करता है। यानी उसके
उत्पादन प्रणाली को ही वो आधारित करता है। यह सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का अलग अलग अध्ययन नहीं करता है। समाज के जो विभिन्न पहलू हैं उनका वो अलग अलग अध्ययन नहीं करता है, बल्कि समाज के नियम और प्रेरक शक्तियों का अध्ययन करता है। यानी समाज के नियम हैं, क्या क्या नियम है और उनकी समाज के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, उन सभी का वो अध्ययन करता है। और इतिहास, संस्कृति और समाज में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ उन सभी की व्याख्या प्रस्तुत करता है। आदर्शवाद को नहीं मानता है, जबकि ये भौतिक मूल्यों पर आधारित माना जाता है। ये ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक सिद्धांत है। तीसरा जो सिद्धांत है वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है और कई बार आया भी है। तो देखिए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इसको बोलते हैं क्लास स्ट्रगल। ये दो प्रकार से होता है। देखो, समाज में दो वर्ग होते हैं, पूंजीपति शोषक वर्ग और मजदूर शोषित वर्ग। उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन है? पूंजीपति होता है। मजदूर होता है, केवल शारीरिक श्रम करता है। यह है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स और एंगल ने लिखा है, अब तक विद्यमान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कथन महत्वपूर्ण, पूछा जाने योग्य कथन है कि वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, इसमें अब तक विद्यमान सभी जो समाजों का लिखित इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसमें दूसरी जो बात है वो एंगल्स ये लिखते हैं, अपनी एंगल्स की एक पुस्तक है ओरिजिनल ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, इस नाम से एक पुस्तक है। उसमें लिखते हैं एंगल्स कि पहली शोषक संस्था कौन सी है? परिवार है। और पहली पीड़ित जो वर्ग है वो महिला है। पहली शोषक संस्था, देखिए, समाज किससे बनता है? परिवार से बनता है। परिवार किससे बनता है? सदस्यों से बनता है। तो सबसे पहली छोटी से छोटी संस्था अगर देखी जाए शोषण की, तो वो है परिवार। और इसमें शोषण किसका हो रहा है? शोषण इसमें एक पीड़ित महिला का हो रहा है। तो ये बात जो लिखते हैं वो एंगल्स लिखते हैं। तो परीक्षा में पूछे जाने योग्य कथन है कि एंगल्स ने सबसे पहली शोषक संस्था किसे माना है? तो परिवार को। और शोषित वर्ग किसे माना है? तो एक पीड़ित महिला को माना है। आशा करता हूं कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब देखो, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो एक आर्थिक सिद्धांत है, यानी आर्थिक पैसे के सिद्धांत है, जो मार्क्स के द्वारा दिया गया है। जब किसी वस्तु का निर्माण होता है, यानी कोई वस्तु होती है उसका निर्माण होता है, तो समस्त निर्माण में कच्चे माल से अंतिम उत्पादन बनने तक अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है। कच्चे माल से लेकर के, देखिए, कोई वस्तु पैदा होती है, जैसे कोई वस्तु 50 रुपये में बन करके तैयार हो गई, ठीक है, और उसको जो मालिक है उसका वो बेचता है उसको 150 रुपये में, तो बीच में क्या है? 100 रुपये का लाभ हो गया। तो ये जो 100 रुपये का लाभ है ये मतलब मजदूरों के पास आना चाहिए, जबकि ये लाभ मजदूरों के पास नहीं जाकर के किसके पास जाता है? जो मालिक होता है उसके पास जाता है। उसी इस 100 रुपये को क्या कहा जाता है? अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। वह पूंजीपति का लाभ होता है, यानी अतिरिक्त मूल्य का जो लाभ होता है वो पूंजीपति, जो 100 रुपये बचे थे वो किसके पास गए? डायरेक्ट मालिक के पास चले गए, पूंजीपति के पास। जबकि ये लाभ अतिरिक्त मूल्य पैदा करने में सबसे बड़ा योगदान मजदूर का है। जबकि मार्क्स ये कहना चाहते हैं कि ये जो लाभ है, 100 रुपये का जो लाभ हुआ, वो शोषक वर्ग जो है, शोषित जो वर्ग है, सॉरी, उसके पास जाना चाहिए, यानी मजदूर के पास जाना चाहिए, न कि पूंजीपति जो मालिक है उसके पास जाना चाहिए। क्योंकि वस्तु को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? महत्वपूर्ण भूमिका मजदूरों की रही है। तो मजदूरों के पास आना चाहिए वो 100 रुपये, जबकि वो जाता किसके पास है? पूंजीपति के पास जाता है, यानी मालिक के पास वो जाता है। उसे ही अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। आशा करता हूं कि यह बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। देखिए, राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही क्या है? प्रगतिवाद है। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का आरंभ 1936 में हुआ था। इसी वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ का एक सम्मेलन हुआ लखनऊ में, और अध्यक्ष कौन बने थे? मुंशी प्रेमचंद जी बने थे। ये मैंने प्रगतिवाद जब पढ़ाया था आपको तो बहुत अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन करके ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। देखो, प्रगतिवादी विचारधारा के प्रमुख कवि नागार्जुन हैं। ये प्रगतिवाद के शालाका पुरुष हैं। प्रगतिवाद का अगर आदि प्रवर्तक पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखना कार्ल मार्क्स ही करना है। केदारनाथ अग्रवाल हैं, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, रांगे राघव और शिवमंगल सिंह सुमन। ये प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो अब जो मार्क्सवाद जो है वो प्रगतिवाद से संबंधित माना जाता है, यानी राजनीति में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। आशा करता हूं कि आपको मार्क्सवाद अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी भी सिद्धांत, किसी भी टॉपिक में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नजर आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका डाउट 100% क्लियर किया जाएगा। एक ही आशा है आपसे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट आने वाली जो व्याख्याता भर्ती है उसके लिए कमर कस लें। धन्यवाद दोस्तों।